जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये अपनी साइंस की सीरीज़ है। इस साइंस की सीरीज़ में आज आपका क्लास नंबर 3 है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने इसकी 2 क्लासेज अपनी कंप्लीट कर ली है। आज की इस तीसरी क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका लाइट चैप्टर, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से कन्फर्म कर लेते हैं। एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि लाइट होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं सिंपली बात करता हूँ कि लाइट क्या होता है, तो लाइट एक तरह का ऊर्जा का ही एक रूप होता है, ठीक है ना। एनर्जी का ही एक रूप होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, ठीक है। क्या काम करता है? सबसे पहले लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अब ये कैसे हमारी मदद करता है? ये क्या काम करता है, एक नेचर होता है इसका रिफ्लेक्शन का। जैसे ये पेन अगर मुझे दिखाई दे रही है तो इस पे लाइट पड़ रही है, वो लाइट चमक करके हमारी आंखों पे आ रही है, तो इसलिए ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको क्या याद रखना है, कई बार आपको फैक्ट पूछ लेता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, यानी कि लाइट की चाल, स्पीड यानी कि चाल कितनी होती है। ये 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सिंपल डेफिनेशन वगैरह पता चल गई। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इसमें जो काम होता है किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट पे पड़ना, लाइट का पड़ना, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में ज़रूर समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। मेजरली आप लोगों को जो पढ़ना है ऑब्जेक्ट के प्रकार को, वो 2 तरीके के ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि वस्तुएं हमें ये पढ़ना है 2 तरीके की, ठीक है ना। पहला तरीका ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस, ठीक है ना। पहला बोलोगे क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी अगर इसकी जानना चाहते हैं आप तो ल्यूमिनस की हिंदी होती है दीप्त वस्तुएं, ठीक है, या फिर चमकदार इसी को भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? दीप्त या चमकदार वस्तुएं। अब ये होती किस टाइप की वस्तुएं हैं? तो देखिए दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं। क्या करती हैं? जो अपनी लाइट स्वयं प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस, ठीक है ना। जैसे आपकी हो गया सन, हो गया सूरज अपनी लाइट खुद देता है, ठीक है ना। बल्ब हो जाता है, बल्ब से खुद ब खुद लाइट निकलती है। टार्च हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ल्यूमिनस की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, ये उसकी वजह से हमें दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा, आपके सामने अगर मैं बोल दूं कि जलती हुई मोमबत्ती किसका उदाहरण है, तो भाई जलती हुई मोमबत्ती भी इसी का उदाहरण है। जलती हुई मोमबत्ती हमें क्या देती है? वो खुद का खुद अपनी प्रकाश ऊर्जा देती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, ठीक है ना। तो एक बार बोलो, दीप्त वस्तुएं किन्हें करते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करें उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये समझ गए। दूसरा टाइप इसका समझ लेते हैं। दूसरा टाइप आपका होता है नॉन ल्यूमिनस। इसका मतलब ये उस तरह की वस्तुएं होती है जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, बल्कि किसी अन्य वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे मैं खुद हूं, मैं आप लोगों को चमकता हुआ सामने से दिख रहा हूं, तो मेरे अंदर से लाइट नहीं निकल रही है, ठीक है ना। मैं लाइट हो रही है जो हमारे सामने लाइट लगी हुई है उससे, ठीक है ना। तो जैसे आपका चांद चमकता है, चांद का अपना खुद का कोई लाइट नहीं होती है। चांद जो चमकता है वो सन की लाइट से ही चमकता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो चांद की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। जैसे अर्थ हो गया हमें दिखाई देती है तो सन की वजह से दिखाई देता है। जैसे मेरे ये हाथ में पेन है, ये मुझे दिख रही है, तो ये कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है जिसकी वजह से दिख रही है, बल्कि ये दूसरे की लाइट की मदद से मुझे दिख रही है, ठीक है ना। तो वो वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस, ठीक है ना। अपनी खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। एग्जाम्पल में मून हो गया, अर्थ हो गया, प्लांट्स हो गया, ह्यूमन आई हो गया, मतलब ह्यूमन आई बोल रहा हूँ, कोई भी ह्यूमन हो गया, कुछ भी वस्तुएं हो गई जो अपनी लाइट खुद नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, वो आप किस कैटेगरी में रखोगे? अदीप्त वस्तु यानी कि नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में इसे रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए 2 बातें समझ गए।
अगर वस्तुओं की तुलना करी जाए कितनी तरीके की वस्तुएं होते हैं तो आप बताओगे दो तरीके की, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है ना। ल्यूमिनस, अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ तो सुना ही होगा कि ल्यूमिनस का एक इन्वर्टर का बैटरी आती है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, अब पता नहीं करते हैं कि नहीं, सचिन तेंदुलकर जी प्रचार करते थे उसके ल्यूमिनस, तो ये यहीं से लिया गया है कि उनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। अच्छा तीसरा जो आता है इसकी कैटेगरी के अंदर, उसको हम जान लेते हैं किस तरीके की वस्तुएं होती हैं प्रकाश के संबंध में, ठीक है। पहला एक आता है ट्रांसपेरेंट वस्तुएं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होती है? ऐसी वस्तु जिसके अंदर से लाइट रे आसानी से गुजर करके उस पार चली जाए, उसे हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा घर में कांच का गिलास होता है, इसमें पानी भर दो, ठीक है ना, आप इधर से टार्च जलाओगे तो लाइट रे क्रॉस करके इधर अगर आ जा रही है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है ना। ये क्या काम करती है? अलाउ करती हैं लाइट को अपने अंदर से, तो पारदर्शी वस्तु समझ गए। दूसरा आपका आता है ओपेक वस्तु, यानी कि अपारदर्शी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो अपारदर्शी की कैटेगरी में कौन सी आती है? जो लाइट रे को अपने अंदर से गुजरने का अलाउ ना करें, ठीक है ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट अलाउड लाइट। उन्हें हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? अपारदर्शी में, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ गए, चलो यहां तक समझ गए। तीसरा आपका इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसको बोलते हो आप लोग पराभासी बोला जाता है। पराभासी ना थोड़ा अजीब टाइप का होता है, ये कुछ लाइट को तो गुजरने भी देती है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, नहीं गुजरने देती है, ठीक है ना। तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पराभासी। तो देखो दो तरीके का पढ़ लिया, एक पूरी तरह से गुजरने दे, दूसरा पूरी तरह से ना गुजरने दे, तीसरा पराभासी जो कि थोड़ा गुजरने दे और थोड़ा ना गुजरने दे, ठीक है ना। इस कैटेगरी के अंदर कुछ पेपर्स वगैरह आते हैं जिसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है, ठीक है। तो तीन तरीके के ये याद रखोगे, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस समझ गए, और पारदर्शी, अपारदर्शी और पराभासी, तीनों आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, परावर्तन क्या होता है या परावर्तन के नियम को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम परावर्तन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वाली वीडियो में। एक इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें आप लोगों को अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए परावर्तन क्या होता है या परावर्तन से रिलेटेड कुछ नियम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेना, आपके पास कोई भी अगर पॉलिश्ड या प्लेन सरफेस है और लाइट रे उस पर गिरे और टकरा करके उसी जोन में चली जाए, देखो मान लो ये दो जोन होते हैं, जैसे एक ये सरफेस है, ये जो मैंने लाइन खींची एक तरह के, मान लो ये सरफेस है कोई, ठीक है ना, ये सरफेस है, तो इसके ऊपर एक जोन हो गया, एक इसके नीचे जोन हो गया, दो क्षेत्र हो गए। अगर कभी ऐसा हो कि लाइट रे आए, जिस जोन से आए और उसी जोन में वापस निकल जाए, तो इसे बोलते हैं परावर्तन होना। किसका? लाइट रे का परावर्तन होना, रिफ्लेक्ट होना बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है और इसी से रिलेटेड कुछ नियम दिए हैं, उसी को हमें पढ़ना होता है। तो चलो मैं आपको नियम बता देता हूं। उन सारे नियम्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसे देखिए एक आपके सामने मैंने ये प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है ना, इस इमेज में समझो जरा, ये आपके सामने प्लेन मिरर हो गया। अब इस प्लेन मिरर पे लाइट रे यहां पे आकर एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो दो चार बातें याद रखना, जो लाइट रे आकर के प्लेन मिरर पे गिर रही है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण बोलोगे। क्या आ रही है? तो आपतित किरण। अब आने के बाद यहां पे देखो टकराई, टकराने के बाद ये तो बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस था, अब टकरा करके ये वापस चली गई उसी जोन में, तो जो रे टकराने के बाद निकली है उसका नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में हो जाता है परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये बात समझ गए, वेरी गुड। अब क्या होता है उसके बारे में समझो। अब एक जो भी आपका प्लेन सरफेस है, जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसके लंबवत एक रेखा खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है ना, इस तरीके से, इसको बोला जाता है नॉर्मल लाइन या फिर अभिलंब बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये अभिलंब हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला? तो हमें ये पता चला, अब आपको एक बात यहां पे ध्यान ये रखनी है कि क्या याद रखना है, ये देखो जरा, ये जो आपतित किरण और अभिलंब है, इन दोनों के बीच का जो ये कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोण बन रहा है आई, इसी का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, या फिर इसी को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलोगे आप? आपतन कोण, ठीक है ना, ये याद रखोगे। तो ये हो गया, आपतन कोण को हमेशा आई से दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या याद रखोगे कि अभिलंब वाली लाइन और रिफ्लेक्टेड रे,
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण बना, इसे बोला जाता है एंगल आर, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर परावर्तन कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आर से डिनोट किया जाता है, कोण आर से। तो इनके जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें ये नियम था कि जिस किरण से कोई आए, मतलब जिस एंगल से कोई किरण समतल पे पड़ेगी उसी एंगल से डाइवर्ट होती है हमेशा। इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। क्या होता है? एंगल आई आर के बराबर होता है। इतनी बात आप याद रखोगे। ठीक है ना, तो कोण आई बराबर कोण आर, ये बात आपको याद रखना है। यानी कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना, इतनी बात याद रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ये तो पहला नियम हो गया परावर्तन का। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी सतह पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। मैंने क्या बोला? तीनों बात याद रखो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। इसे बोला जाता है क्या? दूसरा नियम होता है ये परावर्तन का नियम। तो कुछ अगर देगा तो क्या क्या याद रखोगे? तीन बातें याद रखोगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे लाई करते हैं। ये भी एक नियम बन जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो तीसरा नियम होता है वो स्नेल्स का नियम होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये पूछा नहीं जाएगा पर इतना आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया परावर्तन। ठीक है, यहाँ तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए। इससे बाहर नहीं पूछेगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आएगा, अदरवाइज अगर कुछ बचता तो प्रैक्टिस सेशन में मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक के। अगला जहां से क्वेश्चन सीटेड पूछता है वो होता है शैडो से। शैडो यानी कि परछाई। परछाई कैसे बनती है, इसके लिए नेसेसरी क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या जरूरत की चीजें होती हैं, वो याद रखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि शैडो की जो कलर होता है वो डार्क होता है, काले रंग की हमेशा शैडो बनती है। ठीक है ना। कई बार आपको कंफ्यूज करेगा कि कहेगा कि एक लाल कलर की गुड़िया है, उसकी छाया कैसी बनेगी, तो आपको ऑप्शन दे देगा लाल बनेगी, काली बनेगी और व्हाइट बनेगी या मिक्स बनेगी। तो आपको क्या बताना है? छाया हमेशा बनती है डार्क कलर की। ठीक है ना। अरे भाई आप लोग सोचो तो, यहाँ पे सूरज है, देखो सूरज दादा यहाँ पे ये चमक रहे हैं। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे खड़े होते हैं सुबह के टाइम, हम यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ से हमारे ऊपर सनलाइट जब पड़ती है तो हमारी यहाँ पे लेटी हुई छाया बन जाती है काले कलर की। काली ही तो बनती है छाया, इसके अलावा तो कोई कलर तो वहाँ पेंटिंग थोड़ी ना होती है। तो ये तरीका होता है इमेज फॉर्मेशन का। तो अब आपसे पूछेगा कि इमेज बनने के लिए आवश्यक वस्तु क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इमेज बनाने के लिए इसका सोर्स होना चाहिए। क्या सोर्स होना चाहिए? जैसे कहीं से जहां से प्रकाश निकल सके। जैसे टार्च अगर जलाते हो तो कभी कभी देखते हो कि छाया बनता है। ठीक है, या सूरज हो गया, तो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। ये बात हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए जिस पर पड़े। अरे भाई किसकी इमेज बनाना चाह रहे हो आप, किसकी परछाई देखना चाह रहे हो, वो वस्तु भी तो होनी चाहिए। तो मुख्यतः आपको क्या क्या चीजों की नीड होती है? एक तो सोर्स पॉइंट होना चाहिए, दूसरा वस्तु होनी चाहिए, और वस्तु भी कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी, यानी कि ओपेक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी। ठीक है ना, अपारदर्शी। देखो हिंदी मेरी कमजोर है, यहाँ पे आप मैच कर लेना, बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस्ड रहो। ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें होंगी? एक तो लाइट का सोर्स होना चाहिए आपके पास, दूसरा होनी चाहिए क्या? अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। ठीक है ना। इतनी चीजें हैं तो इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी? बिल्कुल डार्क कलर बनेगी। ठीक है ना, इतनी समझ गया। अब देखो जैसे यही है, यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन का मैंने फोटो ले रखा है। यहाँ से टार्च जलाया आपने, बीच में एक गेंद रख दिया। गेंद जो है यहाँ से लाइट रे पार करके नहीं जा पा रही है। जब लाइट रे पार करके नहीं जा पा रही है तो इसकी छाया ब्लैक कलर की यहाँ पर के आकर के बन जाती है। इस स्क्रीन को हम लोग सेव कर लेते हैं, यहीं पे इमेज बन जाती है ब्लैक कलर की। देखो मैंने रेड बना दिया, मैं ब्लैक बना देता हूँ, लो। ठीक है ना। तो ये ब्लैक कलर की छाया बढ़ती है। अब सोचो, अब जहां जैसे मान लो कोई गाड़ी का टार्च वो आप लोगों ने गाड़ी देखा है, तो गाड़ी के सामने से जो लाइट निकलती है, आप उस लाइट के सामने खड़े हो जाओ और आप भी तो एक ओपेक वस्तु है। आपके अंदर से जब
लाइट रे गुजर नहीं पाएगी तो आपकी छाया यहाँ पे बन जाएगी लेट करके इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही होता है इमेज फॉर्मेशन से। तो आपको पूछता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो पूछेगा वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो आप हमेशा यही बताना कि अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, तभी जाकर के इमेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलें, ठीक है। अगला टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा गया है कुछ जो लाइट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे। एक होता है पिन होल कैमरा, क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं समझा देता हूँ। हमेशा आपसे पूछेगा कि पिन होल कैमरा की किस बेस की लाइट के किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो आपका पिन होल कैमरा होता है लाइट के प्रकाश के सीधी रेखा पे गमन पर आधारित होता है, सीधी रेखा के गमन पर कार्य करता है, ठीक है ना। कैसे समझाता हूं, सॉरी। जैसे पिन होल कैमरा ना इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है ना। ये बॉक्स होता है, इसके बीच में एक छोटा सा यहाँ पे छिद्र होता है। अब ये क्या काम करता है, कोई भी प्रकाश किरण किसी वस्तु से इस तरीके से आती है और यहाँ पे टकराने के बाद इसके अंदर सामने वाली दीवार पे एक उल्टी और छोटी इमेज बनाती है। कैसी बनाती है, उल्टी इमेज बनाएगी और छोटी बनाती है, वस्तु से छोटी बनाती है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा होता, बस एक छिद्र होता है छोटा सा। तो ये बस याद रखोगे कि क्वेश्चन पूछेगा कि पिन होल कैमरा किस पे बेस्ड होता है। तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, प्रकाश की सीधी किरण आ रही है, तो ये प्रकाश की सीधी किरण पर ही आधारित होता है, ठीक है ना। इतनी ही बात याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, बाकी मैं क्वेश्चन ले लूंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आ जाता है आपका कैलिडोस्कोप, ठीक है ना। इसमें भी पूछता है किस पे काम करता है आपका कैलिडोस्कोप। तो ये बात आप याद रखना, कैलिडोस्कोप जो होता है कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये इमेज रखा हुआ है कैलिडोस्कोप की, ऐसे होता है ना। कैलिडोस्कोप जो होता है 3 मिरर होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये 3 मिरर का कलेक्शन होता है। ये देखो 3 मिरर का कलेक्शन, ये याद रखना। आपको कहेगा 2 मिरर 3 मिरर, तो आप बोलोगे हमेशा 3 मिरर पे काम करता है, ठीक है ना। कैसे काम करता है, 3 मिरर को एक सिस्टमेटिक ढंग से एडजस्ट किया जाता है। कैसे, इसके चारों तरफ ये तरफ कुछ ने गोले कार्डबोर्ड लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ के कार्डबोर्ड, अभी जो रिसेंटली सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें तो यही पूछ लिया था कि उसने बता दिया कि कार्डबोर्ड के लगा हुआ है, सिस्टम बता दिया, उसका नाम पूछा था तो आपको कैलिडोस्कोप टच करके आना था, मतलब टिक करके आना था, ठीक है ना। तो देखो क्या करता है, 3 लेंस को 3 मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करता है। एक को ऐसे लगा देगा इस तरीके से, दूसरे को इस तरीके से खड़ा कर दिया, ठीक है ना। तीसरे को इसके पीछे बेस में यहां से खड़ा कर दिया, 3D में सोचो, इस तरीके से खड़ा कर दिया। जैसे देखो आपने ये काम किया, एक मिरर ऐसे लगा दिया, एक मिरर को ये हल्का सा लाए आप यहां से ऐसे लगा दिए, एक तीसरे को यहां से ऐसे करके ऐसे लगा दिए, तो ये कैलिडोस्कोप तैयार हो गया। इसको एक बक्से के अंदर बंद कर दो, ठीक है ना। अब ये काम कैसे करता है, इसके अंदर लाइट जो होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का काम करती है, यहां से यहां टकराएगी इस तरीके से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैलिडोस्कोप किस पे बेस्ड होता है, तो आप बोल देना कि कैलिडोस्कोप जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। एक बार मेरे साथ फिर बोलो कि कैलिडोस्कोप किस पे आधारित होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलोगे, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा सेटअप है, यहां से आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें होती है। 3 मिरर होता है, ये याद रखोगे, ठीक है ना। और क्या होता है, कार्डबोर्ड का ट्यूब लगा होता है, स्मॉल होल यहाँ बने होते हैं, तो ये सब सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल जान लेना। कई बार ये बातें लिख करके दे देगा और नाम पूछता है तो कैलिडोस्कोप लिख के आ जाना, ठीक है ना, मतलब बबल भर के आ जाना। चलो इतना हो गया। अगला जो क्वेश्चन पूछता है आपको पेरिस्कोप से पूछता है। तो पेरिस्कोप क्या काम करता है, ठीक है ना। पेरिस्कोप आपको ना छुपी हुई वस्तु को दिखाने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे आर्मी वगैरह वाले कई बार होते हैं छुप करके बाहर दुश्मन कहाँ खड़ा है उसे देखना चाहते हैं, तो वो जो ले अपने साथ लेके जाते हैं वो पेरिस्कोप ले जाते हैं। कैसा होता है पेरिस्कोप, वो देखेंगे आप ना, ये इस तरीके से होता है, ऐसे करके 2 पाइपें लगी होंगी इसके अंदर, ऐसे लगा होगा। आप यहां से छुप करके बैठ करके अपनी आंख से चीजों को देखोगे, यहां पे मान लो कोई बड़ी चीज है जिसे आपको देखना है, तो क्या होता है, आप ऐसे निकालें पेरिस्कोप और अपना नीचे से ही छुपी हुई वस्तु को देखेंगे। यहां पे क्या होता है, 3-4 चीजें काम करती हैं। पहला क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल करके इसके अंदर घुसती है ना, ये पाइप नुमा संरचना होती है, तो यहाँ पे आप एक 45 डिग्री पे, ये याद रखना कि कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे एक प्लेन मिरर लगा देना। अब लाइट रे आई, इससे टकराई और फिर यहां आने लग गई, फिर यहां पे भी एक क्या करो,
प्लेन मिरर लगा दो, फिर ये भी 45 डिग्री पे, फिर यहाँ से टकरा करके सीधा आपकी आंख पे पहुंच जाएगी। तो आप कितनी भी ऊंचाई पे भी वस्तु होगी तो वो आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे आपकी आंख है, तो यहाँ पे देखो आपने 45 डिग्री पे एक समतल दर्पण लगाया, लाइट रे चली, यहाँ से टकराई, फिर यहाँ आई, यहाँ पे भी रे लगा हुआ, दर्पण लगा हुआ, यहाँ से टकरा के आपको दिख जाती है, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप बता दोगे कि पेरिस्कोप होता है, ठीक है ना। तो कितने डिग्री पर इसके आप समतल दर्पण लगे होते हैं, 45 डिग्री पे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रहना चाहिए। आपसे पूछेगा आर्मी में या फिर पूछेगा पनडुब्बियों में दुश्मन की निगरानी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो पेरिस्कोप का। छुप करके देखने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप इस्तेमाल करते हैं। पेरिस्कोप किस उस पे काम करता है, तो पहली बात तो लाइट के रिफ्लेक्शन पे काम करता है। यहाँ पे देखिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है। पूछेगा लगे हुए कितने प्लेन मिरर होते हैं, कम से कम 2 प्लेन मिरर आपको देखने को मिलेंगे जो कि 45 डिग्री पे लगे होंगे, ठीक है ना। ये समझ गए। चलिए पेरिस्कोप समझ गए, वेरी नाइस। यहाँ पे फोटोग्राफ है, यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ चल सकते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने 2 मिरर दे देगा और पूछेगा उनके एडजस्टमेंट के हिसाब से कितने इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है ना। पहला आपको दे देगा, जैसे कह देगा कि आप जो हैं एक किसी उसमें चले गए, कपड़ा खरीदने आप चले गए शोरूम में, और आपके सामने पैरेलल 2 मिरर लगे हैं और आप यहाँ बीच में खड़े हो गए। अब पूछेगा आपकी कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है ना। तो आप उसको बता देना कि अनंत इमेज बनेगी। जब मिरर आपस में पैरेलल होते हैं, तो अगर मान लो ये M1 मिरर हो गया, ये M2 मिरर हो गया, दोनों समानांतर रखे हुए हैं, तो आपके कई सारे रिफ्लेक्ट होकर के बहुत सारी इमेज बनती है, ठीक है ना। तो कितने बताओगे, अनंत इमेज बनती है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, कितना, अनंत। ये रहा। लेकिन अब एक बात याद रखो, ये तो ये कंडीशन हो गई जब मिरर दोनों आमने सामने समानांतर तौर पे रखे हों तो इमेज फॉर्म होती है अनंत। लेकिन अगर कई बार ये पूछ लेता है आपसे कि उसको हमने थोड़ा सा बेंट करके थीटा कोण पे रख दिया, जैसे ये रहा, इसको हमने, ये रहा आपका M1 मिरर, ये रहा M2 मिरर, अब इसको पैरेलल ना लगा करके थीटा पे रख दिया और यहाँ पे मान लो एक कॉइन रख दिया मैंने, और पूछेगा कि कॉइन की कितनी इमेज बनेगी थीटा की वैल्यू दे करके। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होता है 360 बटा थीटा। क्या, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अगर ये इवन आ गया अगर ये इवन आ गया तो एक घटा करके आंसर बताओगे, अगर ये ऑड आ गया तो एक मतलब वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, रुक जाइए। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 2 मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, ये रहे दोनों प्लेन मिरर अपने आप में 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब पूछ लूं मैं आपसे कि इनके बीच कितने इमेज फॉर्म होंगे तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू 360 बटा थीटा कितना है, 30 डिग्री है सॉरी 30 डिग्री है। तो इसको 0 से काटा, 3 से काटा, तो ये 12 बार में आ गया। अब इस 12 को चेक करो कि क्या यह सम है कि विषम है आपने कहा कि सर ये सम है। सम है तो आंसर एक घटा के बता दो कि 11 इमेज बनेंगी, ठीक है ना। अगर ये 13 आ जाता मान लो विषम आ जाता तो उतने ही इमेज बनती, ठीक है। चलिए सॉरी, अब आ जाते हैं हम। अब हम कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए आपसे कह रहा है यहाँ पे अच्छा, यहाँ कह रहा है किसी वस्त्रालय के, ठीक है ना, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हों तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो वही सिंपल सी बात आ गई, अगर मिरर जो है समानांतर लगे हुए हैं इस तरीके से तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये तो असीम बनेंगे, अनंत बनेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या देख रखा है, 2 प्लेन मिरर आर पैरेलल अच्छा पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड ऑफ अ कॉइन।
प्लेस्ड इन बिटवीन देम। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस देके आपको कंफ्यूज करेगा कि इनके बीच में 30 की डिस्टेंस है, 40 की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से मेजर नहीं करता, मैंने कहीं भी फॉर्मूला नहीं बताया। अगर ये प्लेट किस तरीके से रखे हुए हैं वो देखना है, तो इसका भी आंसर जो होगा इनफाइनाइट ही होगा। ये अलग क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये समझ लेना, ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिए कि 30 सेंटीमीटर पे है। आप चाहे इन दोनों को इतनी दूरी पे रखो, चाहे आप इन दोनों को इतनी दूरी पे रखो, अगर ये समतल है तो आपके अगर यहाँ बीच में खड़े होंगे तो अनंत इमेज ही बनेगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। यहां कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित किरण होगी। देखो ये एक आपका सतह हो गई प्रकाश की। अब ये कह रहा है कि प्रकाश किरण ऐसे आ रही, लंबवत आ रही है, तो भाई देखो जब अगर परपेंडिकुलरली आएगी तो नॉर्मल के फॉर्म में ही उसी लंबवत ही वापस चली जाएगी। अगर ये कुछ कोण बना के आती तो कुछ कोण बना के वापस जाती, लेकिन सीधी सीधी आई तो सीधी सीधी ही वापस चली जाएगी, बाउंस बैक मार जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, सतह के बिल्कुल लंबवत बनेगी। ठीक है ना, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी समझ आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए आगे ना कह रहा है कि कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना, कि बहुपारदर्शी किस सिद्धांत पे काम करता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 मिरर होते हैं और तीनों मिरर कुछ इस तरीके से जो है एडजस्ट किए जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, और ये काम करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। तो पहला कह रहा है देखो, एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित तो 2 समतल दर्पण, 2 नहीं होते हैं 3 होते हैं। यहां कह रहा है 3, यहां देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम 3 इंक्लाइंड प्लेन मिरर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि छाया यानी कि परछाई बनाने के लिए, निर्माण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। मैंने बताया था परछाई बनाने के लिए एक तो आपके पास सोर्स होना चाहिए, दूसरा कैसा, अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए बीच में, और तीसरी क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई स्क्रीन जिसपे आपको इसको रिकॉर्ड करना है वो होनी चाहिए। कह रहा है प्रकाश स्रोत, हाँ होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु, हाँ ये भी होनी चाहिए, स्क्रीन, हाँ ये भी होनी चाहिए। तो तीनों चीज होनी चाहिए, तो आप 3 ऑप्शन तो नहीं सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, चलिए तो ये मैंने आपको रटवाई दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये आ ही गया न्यूमेरिकल, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। कह रहा है एक वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच एक दूसरे से 30 डिग्री के झुकाव पर रखा गया है, तो आप कितनी छवियां यानी कि परछाई प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से है, एक मिरर यहाँ पे है, ठीक है ना, एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, इनके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे कोई कॉइन रख दिए हैं, तो इसकी कितनी छवियां बनेंगी, कितनी परछाई बनेगी, कितनी इमेज बनेगी, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया n = 360/θ। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अगर ये इवन आ गया तो एक घटा के आंसर बता देना, ऑड आ गया तो वही आंसर बता देना। ठीक है ना, सॉल्व करता हूं मैं। 360/θ की वैल्यू 30 डिग्री है। जब मैंने इसको हल किया, 0 से 0 काटा, 3 से काटा तो ये 12 बार में गया। अब मैंने देखा कि ये जो आया ये सम आ गया, जब सम आ गया तो उत्तर में एक घटा के बताऊंगा, तो 12 - 1 यानी कि 11 आंसर बताऊंगा मैं। पहला ही, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप अब समझ गए। अच्छा बताओ, अगर 13 आ जाता या 15 आ जाता तो मैं वही आंसर करता, है ना। ठीक है, चलो समझदार हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, यहां देखिए क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कह रहा है अपारदर्शी इनमें से प्रकाश को गुजरने ना दे। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपारदर्शी तो हम उसी को बोलते हैं ना जिसके अंदर से प्रकाश किरणें ना गुजर सके। दूसरा कह रहे हैं पराभासी, ट्रांसलूसेंट की बात कर रहा है। पराभासी का मतलब कह रहे हैं कि प्रकाश को उनके माध्यम से आंशिक रूप से गुजरने दे। हाँ, थोड़ा गुजरने दे, थोड़ा रोक दे, तो दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ये चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु प्रकाश के निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो प्रकाशित तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, इस तरीके से तंतु होता है, ये टोटल TIR पे मतलब डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, प्रकाश सीधी रेखा में ही तो गमन करता है, ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं दर्पण का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करता है। दोनों ही सही बातें हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कथन और कारण के भी क्वेश्चन है इसमें लास्ट में, वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा प्रक्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन से के सिद्धांत पे काम करती है, उपयोग की जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कौन सा काम करता है, एक्सरे। अच्छा बताओ क्या एक्सरे रिफ्लेक्ट होके आती है, नहीं, एक्सरे तो घुस जाती है, इस पार से उस पार निकल जाती है। अगर मेरा हाथ यहाँ टूटे तो मैं एक्सरे कराऊंगा तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, इस पार निकल जाएगी, ठीक है ना। तो एक्सरे क्या काम करता है, ये TIR पे नहीं काम करता, परावर्तन नहीं होता है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। दूसरा कह रहे हैं सिटी स्कैन भी एक तरह के इसी एक्सरे के ही सिद्धांत पे काम करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एंडोस्कोपी, जी बिल्कुल, एंडोस्कोपी जो होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। एंडोस्कोपी एक छोटा सा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको शरीर के अंदर डाल करके अंदर की चीजों को जानते हैं TIR के बेस पे, ठीक है ना। तो ये आपको बातें याद रखनी है। चलते हैं आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। अच्छा मैंने आपको एक बात और पढ़ाया था कि स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड में तुलनात्मक अगर देखा जाए तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो साउंड से बहुत अधिक होती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आपने कभी देखा होगा बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है ना, तो कड़कने की आवाज बाद में आती है, उससे पहले हमें चमक दिखाई दे जाती है। तो चमक क्योंकि लाइट जो है साउंड से तेज ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये यही पूछ रहे हैं हमसे कि पहले बिजली की चमक दिखती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि सुनाई देती है। क्योंकि प्रकाश हमारी दृष्टि नहीं, ये तो गलत है, कह रहे प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड होता है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए अगला कह रहे हैं ध्वनि हमेशा प्रकाश से अधिक दूरी तय करता है। ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रकाश ध्वनि से बहुत कम दूरी तय करता है, ये भी आंसर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड है। आगे बढ़ चलते हैं। असर्शन एंड रीजन पे फिर से क्वेश्चन आ गया कथन और कारण का, ठीक है। यहां देखिए क्या कह रहे हैं, पहला अभिकथन दे रखे हैं ये कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो छाया का निर्माण होता है। हाँ, छाया के निर्माण यानी परछाई बनाने के लिए ये मैंने बताया था कि वस्तु कैसी होनी चाहिए, ओपेक होनी चाहिए, मतलब कि अपारदर्शी होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा कह रहे हैं कारण क्या दे रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। हाँ, ब्लैक बोर्ड अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, तो क्या इसकी वजह से परछाई बनती है क्या? इसका इस वाले अभिकथन से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पढ़ के तो देखो, कह रहे हैं जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो छाया निर्माण करती है। हाँ, छाया निर्माण करती है। कह रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड अपारदर्शी वस्तु है, ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, तो कारण तो है ही नहीं उसका, तो ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। ना जी ना, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है, वो अपने आप में सत्य है, वो अपने जगह सत्य है, ठीक है ना। तो कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी नीचे दो ऑप्शन है उसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि एक तराशा हुआ हीरा खाली स्थान के कारण शानदार ढंग से चमकता है। तो तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? ये TIR पे डिपेंड होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड होता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन को देख ले, अगर कुछ निहित गुण नहीं, कह रहे हैं इसकी आणविक संरचना नहीं, प्रकाश का अवशोषण नहीं, ये होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो हीरा अधिक चमकता है। चलो, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो रियली आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अंत में 2 शब्द जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और ये सीरीज टिल द एंड, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक चलती रहती है, ठीक है ना। चलो, और मैं जून के लास्ट में आप जाते जाते आपका ये पूरा कोर्स खत्म करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, आई होप ये लास्ट भी हो सकता है।
कह रहे बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है। तो बारिश के बौछार के बाद इंद्रधनुष कभी कभी आप देखेंगे ना तो पीछे जो सन होता है सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, ठीक है ना। सूरज इधर है तो उसके विपरीत दिशा में हमें क्या बना हुआ दिखाई देता है, इंद्रधनुष। क्यों, इसका मैं आप लोगों को उस वाले चैप्टर में डिटेल से समझाऊंगा जब मैं आप लोगों को प्रिज्म पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रिज्म से रिलेट होता है, ठीक है ना। तो विवर्तन वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है वो उस वाले पार्ट में ले आऊंगा। लाइट चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है तो बचा हुआ कॉन्सेप्ट मैं उसमें सिखाऊंगा। तो अभी से धीरे धीरे करके जितनी भी क्लासेस हो रही है साथ ही साथ देखते चलो। ये अगर सोचोगे कि अब बाकी बची हुई क्लास बाद में देखूंगा तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।